नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश पर मंथन के बाद अपनी कमर कस ली है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित दूसरे क्षेत्रों के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते नजर आएंगे। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संभवतः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में से कोई न कोई हर पखवाड़े यानी कि 15 दिनों में प्रदेश के दौरे पर होगा ही होगा। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ का दौरा करते हुए मंत्रियों से फीडबैक भी लिया था, जिसके बाद दोनों सोमवार को फिर से लखनऊ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन से चर्चा करके प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा। आपको ये बता दें, बताया जा रहा है कि पीएम मोदी हर महीने यूपी का दौरा कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों लगातार देखने को मिल रही हैं, अभय शर्मा की नियुक्ति को लेकर के भी जो अटकलें चल रही थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री को लेकर के है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए दुरुस्त करने के लिए राजनीतिक हालातों को प्रधानमंत्री हर महीने दौरा कर सकते हैं सूबे का। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो निश्चित रूप से कोरोना काल के कारण काफी डाउनफॉल चले गए थे और ये अब उत्तर प्रदेश को मतलब भाजपा नेतृत्व तो किसी भी कंडीशन में इसे खोना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारी पुरानी स्थिति कायम रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद बागडोर संभालने का फैसला लिया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं और इन संकेतों के आधार पर कहा जाए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में एक एक जिले का, जैसे उन्होंने मंडलवार पर पिछली बार कहता उसी का इस बार भी मंडलवार दौरा करेंगे। हम बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में उन्होंने 14 नवंबर से अपनी रैलियां शुरू की गई थी। परिवर्तन रैली के नाम से उन्होंने रैली निकाली और उन्होंने 6 रैलियां निकाली और आखिरी रैली उन्होंने कानपुर में 20 दिसंबर को खत्म की थी कानपुर जाकर के। तो इस तरीके से लगातार उनके जो रैलियां चलती रही परिवर्तन रैली, वैसे ही इस बार अभी हम लोग चूंकि अभी जून महीना चल रहा है, अभी इतनी जल्दी रैली शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम अभी तय हो जाएंगे और आने वाले महीने में उनका ऐसा कार्यक्रम लगाया जाएगा कि हर महीने उनके उत्तर प्रदेश के हर उन महत्वपूर्ण जिलों में कार्यक्रम लग जाए, उनकी रैलियां हो जाए जैसे पिछली बार लगी थी। और जहां जहां कमजोर कड़ी है, जहां उनको लग रहा है कि भाजपा कमजोर हो रही है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, वहां उनकी रैलियां और उस पर उनके कार्यक्रम लगाए जाएंगे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो उन्होंने वहां का पहले से जाकर के चेकआउट कर लेंगे कहां क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे रिमूव किया जा है, किनको कैसे और बल दिया जाए, कहां से उनको फोर्स दिया जाए, ये सारी बातों को लेकर के वो पहले निकाल करके पूरी रिपोर्ट कार्ड मोदी सौंपेंगे। उसके आधार पर मोदी अपने आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 1 जुलाई से शुरू होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करी। वर्चुअल तौर पर हुई इस बैठक में उन्होंने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण दोबारा संक्रमण न बढ़े, इसे लेकर पर्याप्त सतर्कता बरती जाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जिलों में 1 हफ्ते तक कोरोना का कोई रोगी नहीं मिलेगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीकाकरण कराने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सोमवार से टीकाकरण अभियान को गति दी जाएगी। प्रदेश में अभी 4 लाख टीके रोजाना लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सोमवार से इसकी संख्या बढ़ा करके 6 लाख करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से 10 लाख लोगों को हर रोज वैक्सीनेट किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में लगातार क्रमवत ढील दी जा रही है। इस क्रम में शनिवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से लोगों को ज्यादा राहत देने के निर्देश जरूर दिए हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सोमवार से प्रदेश में सभी जगहों पर यानी कि धार्मिक स्थलों में भी 5 और विवाह और अन्य समारोह में एक साथ 50 लोग अब शामिल हो सकते हैं। इस बात की अनुमति है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए सोमवार से सरकार कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के मूड में है। प्रदेश में कोरोना के जो संक्रमित पेशेंट हैं, अगर कम होते हैं तो पाबंदियां हटाई जाएंगी। लोगों को एक बार फिर से लापरवाही का मंजर अगर देखने को मिला, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार सख्त भी हो गई है। इसी के तहत ये तय किया गया है कि अब अगर किसी जिले के अंदर 500 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट होंगे तो वहां फिर से आंशिक तौर पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। 500 के ऊपर संक्रमित हैं तो कर्फ्यू लगाइए, 600 के नीचे संक्रमित हैं तो कर्फ्यू हटा सकते हैं। तो आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कि पहले 600 का पैरामीटर तय किया गया था कि 600 के नीचे अगर संक्रमित हैं तो उस क्षेत्र को कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी 500 का पैरामीटर सेट हो गया है कि 500 से ज्यादा अगर कोरोना संक्रमित मिलेंगे तो कर्फ्यू से ढील नहीं होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कोरोना संक्रमितों को लेकर के लगातार सख्त है योगी सरकार, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसे में जो आंकड़ा 600 तय किया गया था वो 500 हो गया है। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोरोना के बादल छट चुके हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे छूट दी जा रही है। सोमवार से थोड़ा ज्यादा छूट दी गई है। जिस तरीके से मॉल या फिर बाजारें हैं पूरी तरीके से खोले जाने के आदेश हो गए हैं। अब सप्ताह में 5 दिन ही खुल पाएंगे। शैक्षिक कार्य जो हैं वो बंद रहेंगे। अभी फिलहाल जो सिनेमा हॉल हैं, स्टेडियम है, उनको बंद रखा गया है। लेकिन उसके बाद सरकार योगी आदित्यनाथ ने यह भी आदेश दिया है कि अगर किसी भी जिले में 500 से ज्यादा और कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो वहां पर फिर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूजा, कहीं न कहीं जिस तरीके से आज रविवार का दिन है और हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज इलाके में खड़े हैं, थोड़ा पूजा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रविवार का दिन है, साप्ताहिक बंदी चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं लोग ऐसे भी दिख जा रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनका जो मास्क था वो नीचे आ चुका है। ये भी आदेश दिया गया है कि जो ऑटो रिक्शा, उसमें सिर्फ 3 लोग बैठे जा गए। इसमें देखिए 4 लोग बैठे हैं। ये मैडम जा रही, इनके पास उनका मास्क नहीं लगा हुआ है। तो लगातार इस तरीके से लापरवाही लोग बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा शायद आगे बढ़ सकता है। लोग परेशान हो सकते हैं। बाजारों में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है और यही वजह हो सकती है अनूप कि जो 600 का पैरामीटर सेट किया गया था उसे अब घटा करके 500 कर दिया गया है कि अगर संक्रमित 500 से ज्यादा हुए तो आंशिक कर्फ्यू आपको झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत करीबी माने जाने वाले विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति का पत्र जारी करने के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनको बधाई दी। आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद सदस्य बनाया था। इसके बाद से ही उनको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाने की चर्चाएं जोरों पर थीं। ए.के. शर्मा को अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश संगठन में शामिल किया गया है। उनको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। तो वहीं कांग्रेस में लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद भाजपा का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद ने शनिवार को कहा, पहली बार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर कहा कि वो ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ ही शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा में ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, भावनाओं पर गौर करिए। उनके इस बात से स्पष्ट संदेश था कि कांग्रेस में हो रही उपेक्षा से वो आहत चल रहे थे। इसी तरीके से सपा और बसपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, क्षेत्रीय दल व्यक्ति विशेष के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक कई आरोप उस पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाद भी प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसकी वजह भाजपा नेताओं की चंदा चोरी है। भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, उनके भतीजे और आरोपों में घिरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खाते की जांच करा ली जाए तो ये साबित हो जाएगा कि संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मेयर के भतीजे ने 20 फरवरी को एक जमीन को 20 लाख रुपए में खरीदा और 11 मई को वही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी कि लगातार संजय सिंह आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दिन से ज्यादा समय हो गया मैंने तो भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, उसके भतीजे, सारी डिटेल तो निकाल के रख दी मैंने। जब बीजेपी खुद चंदा चोरी में शामिल है तो कार्रवाई कैसे करेगी? सवाल तो ये है। सवाल यहाँ पर है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का रिमोट संघ के हाथ में है, ना तो मोहन भागवत जी का कोई इस पर बयान आया, संघ के किसी बड़े नेता का बयान इस चंदा चोरी पर नहीं आया। क्या लगता है संघ और भाजपा के लोग मिलकर देश के 115 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, अभी तो जो तथ्य सामने आया मैं उसके आधार पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, उसके भतीजे की संपत्ति और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खातों की जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो जिन लोगों का नाम ले रहा हूं कागज के साथ ले रहा हूं। 5 दिन से ज्यादा समय हो गया, 6वां दिन हो गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, पहले 18.5 करोड़, फिर उसके बाद 8 करोड़, अब 2.5 करोड़ और कितने और खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि संजय सिंह हर बार जब आरोप लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट उनके हाथ में होता है। देखिए पूजा जी, जो ये मामला है और ये जो राजनीति राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे चल रही है, अगर जांच होगी तो जांच बहुत लंबी होगी, क्योंकि विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है कि ये जो ट्रस्ट की जितनी भी जमीनें ली गई हैं उसमें, क्योंकि तमाम ये संतों की अगर बात की जाए या महंतों की बात की जाए या आनंद सरस्वती जो महंत हैं, इनके जगत गुरु की बात की जाए, तो सारे संत और जो ट्रस्ट से भी जुड़े लोग हैं, गोपाल दास के जो कमल नयन दास उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने सब लोगों ने मांग की रखी है कि जितनी जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई है उस सारी जमीनों की जांच की जाए। उस सारे जमीनों में अगर नाम आएगा तो मियां ऋषिकेश उपाध्याय का नाम आएगा। अभी जो ताजा मामला है, जो ऋषिकेश उपाध्याय का जो परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, जो उनके सगे भांजे हैं, उन्होंने एक जमीन खरीदते हैं महंत देवेंद्र दास से 20 लाख में, और बस कुछ ही दिनों बाद जो जमीन है उसको 12 गुना दामों में 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ में बेच दी जाती है। तो जो विपक्ष का आरोप है, तो विपक्ष के आरोप में या समाजवादी पार्टी का आरोप की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए या आम आदमी पार्टी संजय सिंह की बात की जाए, तो विपक्ष जो हवा और जो राजनीति पर बल दे रहा है, तो इस पे जरूर ये जो आरोप हैं इसमें सबकी जांच जो होगी, तो इस पे जो राज है मेयर से लेकर या जो जितने अधिकारी की अगर बात खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो परतें खुलने का इंतजार हर उस राम भक्त को है जिसने आंखों में अपने सपना सजाया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भावनाएं पूरे देश की आहत हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राज्य में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। सभी नेता अपने घर की तलाश में जुट गए हैं। कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो कोई साठ गांठ के लिए इधर उधर चक्कर काट रहा है। इन सब के बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीबन 2 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन बाद में मीडिया के सवालों पर दोनों नेताओं ने चुप्पी साध ली। कोई भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था, यानी कि संकेत बड़े हैं। और इस चुप्पी, कई बार कहते हैं कि जब कुछ बोला नहीं जाता तो खामोशी बड़ी भाषा होती है। अब इस खामोशी में समझिए क्या कुछ संकेत छिपे हो सकते हैं। जहां एक और बीजेपी पार्टी आगामी चुनावों को लेकर अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के विधायक उन पर ही हमला कर रहे हैं। हरदोई में गोपामऊ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक श्यामा प्रकाश ने अपनी ही सरकार को घेरा। शनिवार को फेसबुक आईडी पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकारी महकमे में हो रहे कमीशन खोरी की पोल खोल दी।
विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मनरेगा एक महामारी की तरह हो गई है, इसमें सरलीकरण और सुधार किए जाने की अत्यंत जरूरत है और इसको बंद भी किया जा सकता है। अधिकारी बिना कमीशन के काम करते ही नहीं। कमीशन देने के लिए प्रधानों को फर्जी जॉब कार्ड से भुगतान कराना पड़ता है। विधायक के सोशल मीडिया पर लिखते ही समर्थकों ने विभिन्न योजनाओं में व्याप्त धांधली और फर्जीवाड़े के आरोपों की झड़ी लगा दी। लोगों के मानसिक संतुलन खोने पर उनका उपचार करने वाले संस्थान के कार्यवाहक निदेशक की मानसिक विकृति इतनी ज्यादा हो गई कि आज आगरा के मानसिक संस्थान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक पर रिश्वत का आरोप लगा है। आरोप है कि जो लोग निदेशक को रिश्वत दे रहे हैं उन्हें घर बैठे ही वेतन दिया जा रहा है। जो लोग निदेशक को रिश्वत नहीं देते उन्हें मार्च से बाहर जाने का खाका तैयार कर लिया गया है, लेकिन दबाव में ऐसे संविदा कर्मियों को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। आपको बता दें कि संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह कार्यवाहक निदेशक के भ्रष्टाचार और संविदा कर्मियों से रिश्वत लेने की शिकायत IGRS पर उन्होंने की थी। शिकायत की जांच कर रहे थाना हरिपर्वत के उत्तर प्रदेश निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रथम दृष्टया शिक्षकों की ओर से संस्थान के निदेशक पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं। इस शब्द पर गौर करिए, सही पाए जाते हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और उच्च अधिकारियों के स्तर से किए जाने की मांग भी करी है। मैं यहाँ 2013 से हूँ। पहली बार मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है और मेरे से डायरेक्टली पैसा मांगा गया और ये कहा गया कि रिन्यूअल ऐसे नहीं होता है। रिन्यूअल के लिए आपको मोटिवेट करना होगा, व्यवस्था करनी होगी, आपको AD साहब को खुश करना होगा। मुझसे ये बात PK मिश्रा ने कहा और नवंबर से मैं परेशान हूँ। यहाँ पे हमारी रिन्यूअल खत्म हो गई थी 15 नवंबर के बाद से हमें बहुत परेशानी हुई है। मैं नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक मैं गई हूँ AD साहब से मिलने के लिए और हमारी रिन्यूअल 1 या 2 जनवरी को कमिश्नर सर ने कर दिया था। लेकिन इन्होंने पैसे के लिए हमें इतने दौड़ाए हैं, कभी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला मुझे। अभी भी संस्थान में 36 विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनके द्वारा सभी 7 विद्यार्थियों को 7 फैकल्टियों को एक ही साथ संविदा से हटाने का कृतित्व जो प्रयत्न किया गया वो बड़ा ही निंदनीय है और संविदा के किसी भी नियम को उसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं रायबरेली में पुलिस और ग्रामीणों के बीच महासंग्राम उस समय छिड़ गया जब बिना बताए चकबंदी के अधिकारी एक विवादित जमीन की नाप करने पहुंच गए। ग्रामीणों के मना करने पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिससे नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पुलिस पर हमला तक कर दिया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस की कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ करी। इस हमले में पथराव से हरचंदपुर थाना प्रभारी राकेश सिंह और 3 सिपाही घायल भी हो गए। आनन फानन में लगभग 1 दर्जन थानों की पुलिस और PSC मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका है। बताया भी जा रहा है कि मौजूदा ग्रामीणों ने भाजपा MLC दिनेश सिंह और उनके भाई गणेश सिंह पर आरोप लगाया है कि उनकी शय पर चकबंदी अधिकारी बिना ग्रामीणों और प्रधान को सूचित किए जमीन की नाप करने पहुंच गए। आज हम लोग गुनावर कमंगरपुर में यहाँ पे चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में कुछ रोष था, जिसके संबंध में आज यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन हुआ है उस टीम के और इनके मध्य में। तो यहाँ पर वार्ता करी गई है प्रधान और ग्रामीणों से। इनकी जो भी समस्याएं या क्वेरीज थी, जो शिकायतें थी, उनको प्राप्त किया गया है। उस पर नियम संगत रूप से विभागीय अधिकारी से कार्रवाई जाँच करवाई जाएगी और नियम संगत रूप से इसका निस्तारण कराया जाएगा। चकबंदी प्रक्रिया के आगे जो भी कार्रवाइयां होनी है वो ग्रामीणों को संज्ञानित कराते हुए ही कराई जाएगी। तो वहीं आज गंगा दशहरा के पर्व पर जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी भी लगाई। इसके अलावा भक्तों ने घाटों पर मां गंगा का अभिषेक, पूजा और आरती भी करी। इस दौरान सुरक्षा को लेकर घाटों पर इंतजाम कड़े किए गए थे। इस बार गंगा दशहरा पर स्वार्थ सिद्धि योग के साथ चित्रा नक्षत्र में भक्तों ने डुबकी लगाई है। इस पर्व पर संगम में स्नान, दीपदान करने से इस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और विशेष प्रावधान होता है। पुराणों के हिसाब से इसी दिन गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर धरती पर अवतरित हुई थी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।